हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब अच्छे। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है मस्त। देखो आप, साइकिल की सवारी। साइकिल बोलते साइकिल, लिखते साइकिल की सवारी सुदर्शन जी ने लिखा है चैप्टर। देखते हैं हम साइकिल चलाना कितना आसान है ना। साइकिल चलाना एकदम आसान है। आप सब चलाते हो कि नहीं चलाते हो? चलाते हो, ओके। तो जब हम साइकिल सीखते हैं तब थोड़ी दिक्कत होती है, किंतु ऐसा भी है कि बड़े बड़े लोग भी साइकिल नहीं चला पाते क्योंकि उन्हें संतुलन की कला नहीं आती। आइए आपको ऐसे ही एक महाशय से मिलवाए जो अथक प्रयत्नों के बावजूद साइकिल न चला पाए। क्या हुआ? साइकिल बेचारे नहीं चला पाए। क्यों नहीं चला पाए? तो उसे डर लगता था कि संतुलन हिल गया तो, बैलेंस नहीं हुआ तो, गिर गया तो, ये हुआ तो ऐसा ही चैप्टर है हमारा साइकिल की सवारी। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। यानी कि लेखक जो है उसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है और हारमोनियम बजाना भी नहीं आता है। तो किसी को देखते हैं तो उसे अपने आप को ऐसा लगता है कि सब कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। साइकिल लेकर आप जल्दी से जा सकते हो और टाइम पास के लिए आप हारमोनियम बजा भी सकते हो। मगर तमाशा देखिए, हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। तो यहाँ पे शब्दार्थ हम देखते हैं। तो शब्दार्थ है कलयुग। कलयुग का मतलब है आधुनिक। आधुनिक न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। साइकिल भी नहीं चला सकते और बाजा मतलब हारमोनियम नहीं बजा सकते। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है। यहाँ पे शब्द है धारणा। धारणा शब्द है कौन सा? धारणा मतलब है विचार। धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। लेखक के मन में एक धारणा सी बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये दो काम हमसे नहीं होगा। कौन सा? हम साइकिल नहीं चला सकते और बाजा नहीं बजा सकते। 1942 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले। 1942 की बात कर रहे हैं कि तब बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि एक दिन हमारा लड़का हमारे सामने से साइकिल पर सवार होकर निकला। लेखक ने देखा कि उसका बेटा है वो उसके सामने से ही साइकिल लेकर निकला। अब आपसे क्या कहे, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। उसे तो लज्जा आ गई, इतने छोटे छोटे लड़के साइकिल चला सकते हैं तो मैं नहीं चला सकता। सोचा क्या हम ही जमाने भर में पिछड़े रहेंगे। सारी दुनिया चलाते, जरा जरा से लड़के चलाते। मूर्ख और गवार। मूर्ख और गवार। गवार मतलब गांव का रहने वाला, अनाड़ी।
अनाड़ी मतलब है कि ऐसे तूफान वगैरह करने वाला, ना समझ। तो ये लोग भी चलाते, हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाव मारने लगे। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। ये सोच रहे हैं कि साइकिल चलाना इतनी हार्ड वर्क है नहीं, इतने टाइम से सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ऐसा है कि ये सब बहुत हार्ड है नहीं, एकदम इजी है। ऐसे साइकिल खड़ी तो ये उसके ऊपर बैठ गए और ये ताबड़तोड़ मतलब जल्दी से हमने पैडल लगा दी तो साइकिल चलने लगी। तो अब तक क्यों नहीं सीखा भाई? बस यही तो सारा गुण है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे, कुछ दिनों में सीख लेंगे, इसमें क्या आसान है। ये छोटे छोटे लड़के चला रहे तो मैं तो सीख ही जाऊंगा। और यदि कोई सामने आ रहा है तो टन टन करके वो बजा देना है, और ना है उसमें वो बजा देना है। और वो नहीं गया तो उसके सामने से देखना है, सामने से जो हटता नहीं है तो बोला कि ये है, बस इतना याद रखना है। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इसकी जरा मरम्मत तो कर दो। पुराने कपड़े निकाले और वो अपने वाइफ को दे दिए कि इसकी जरा मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देख और कहा, कपड़ों में अब जान ही कहाँ है तो मरम्मत करो, ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाला है। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या है, इसको क्या मरम्मत करनी है, ये अब ठीक नहीं हो सकते, इसको तो मैंने फेंक दिए थे, आप कहाँ से लाए? जहाँ से लाए वहीं पे रख दो। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा, मुंह से कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढाल कर लाया हूँ। लगा कि भाई मुझे कुछ काम है और हर समय तुम बहस मत करो, ये मैं काम की चीज लेके आया हूँ, तुम बस इसका मरम्मत करो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? बोला कि इसका क्या बनेगा, ये देखो ऐसे कपड़े पहनोगे, कोई देखा नहीं, ये कपड़े नहीं पहनने। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर न हो और हम साइकिल पर सवार होकर उनसे रास्ते में मिले। उसने सोचा कि किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए और हम उन लोगों के सामने साइकिल पर सवार होकर मिले। उसका ये था कि हम किसी को बताएंगे नहीं और सबको सरप्राइज देंगे कि मैं देखो मैं साइकिल सीख गया। फिर क्या हुआ, हमें साइकिल पर सवार देखकर सब हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं। फिर उसे बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्चा मारे डाला है, साइकिल चलाना सीखेंगे। उसने कहा कि भाई, उसकी बहन को कहा कि रोज का खर्चा बढ़ रहा है, तांगे में बैठकर जाना पड़ता है, तो साइकिल खरीद ले तो अच्छा है, तो मैं साइकिल लेकर चला जाऊंगा तो पैसे भी बचेंगे हमारे, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं है। उसकी वाइफ ने क्या कहा कि मुझे तो आशा नहीं है कि आप साइकिल सीख पाओगे। खैर यत्न करके देखिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा? उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रयत्न करके देख लो एक बार, तो आपको भी तसल्ली
हो जाए। यत्न, यत्न शब्द का मतलब है कोशिश, कोशिश। फिर कहा क्या, चलो भाई ये तो हमने देखे कि मुझे तो आशा है कि आप नहीं सीख पाओ। हमने जरा रोब से कहा, आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। उसने कहा कि मैं साइकिल सीखने के लिए जाऊंगा तो 1-2 बार गिरूंगा तो कपड़े फाट जाएंगे। तो जो लोग बुद्धिमान हैं वो क्या करेंगे, पुराने कपड़े पहनेंगे मेरे जैसे, और जो मूर्ख है वो नया कपड़ा पहनकर साइकिल सीखेंगे। तो उसको ये लगा, इसीलिए उसने पुराने कपड़े की मरम्मत करवाई। फिर क्या हुआ कि मालूम होता है हमारी इस युक्ति का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उसकी सोचा कि चलो मैंने जो उत्तर दिया अब उसके पास कोई क्वेश्चन है नहीं। फिर उसने मरम्मत करवा दी। इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। मलहम के 2 डब्बे भी ले लिए कि गिर गए तो लगा देंगे, कुछ लगा है तो वहाँ पे वो लगा देंगे। ऐसा सोच लिया कि चलो मलहम के डब्बे भी ले लो बाजार में से। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। फिर क्या किया कि दूसरे दिन उसने देखा कि कौन सा मैदान खाली है, वहाँ ले जाएगा साइकिल सीखेंगे। तैयारियां कितनी कर ली, पुराने कपड़े, मलहम के डब्बे, ये सब ले लिया। फिर ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किससे बनाए। उस्ताद मतलब सिखाने वाला। अधेड़ बुन में बैठे थे कि अधेड़ बुन, उधेड़ बुन, उधेड़ बुन मतलब है उसका सोच विचार। सोच और विचार, चिंता, उलझन भी कह सकते हैं, चिंता और उलझन। सोचे कि उस्ताद किसे बनाए, हम किसके पास सीखे। इसी उदयपुर में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चलता। क्यों? यदि जीना चाहे तो क्या करे। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। दिल पसीजना मतलब दया आना। दिल पसीज गया, दिल पसीजना, दिल पसीज जाना, दिल पसीज जाना मतलब उसके ऊपर दया आना। दया, उसको बेचारे को दया भी की, क्या है भाई। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? पत्नी से झगड़ा हो गया है? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? क्योंकि हमें मुझे साइकिल सीखनी है, लेकिन साइकिल तो सीखनी, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है। हम कहाँ ढूंढे ऐसे इंसान को?
आपके ख्याल में है कोई ऐसा इंसान? तिवारी जी बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो। उसने कहा कि भाई तू नहीं सीख पाओ, उसका फ्रेंड है, उसको तो पता ही होगा ना। सोचा था कि हमने कहा तिवारी भैया क्या, तिवारी जी बोले मेरी मानो तो ये रखो, अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ेंगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर अकड़ू बैठे हैं और पाँव चलाए जा रहे हैं। तिवारी जी बोले ये कोई सवारी है उसमें? हाँ, घोड़े सवारी सीखनी है तो वो सीख सकते, दूसरी सवारी सीखनी, साइकिल की सवारी क्या है, ऐसे बैठ कर पैडल लगा रहा है, क्योंकि सवारी है भाई, तू ये क्या सीखने का, और इस उम्र में गिर गया तो। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, सब समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। हमने कहा भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बता। उसको लगा कि तिवारी जी ना उसको ईर्ष्या हो रही है कि वो साइकिल सीख जाएगा और आगे का खर्चा भी बच जाएगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो बोल दिया कि नहीं रे हो, हम तो साइकिल सीखे, तुम्हें जो कहना कर। आदमी है कोई देर में तो बता, वरना नहीं, काम खत्म। आदमी तो ऐसा है मगर मुफ्त में नहीं सीखा, फीस लेगा तो दे सकते हो, बोल क्या आदमी है मेरे पास, लेकिन ऐसे मुफ्त में नहीं सिखाया, पैसे लगे, वो फीस लेता है। कितने दिन में सिखा देगा? यह 10-12 दिन में। कितने दिन में सिखा देगा? तो 10-12 दिन चलेगा। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर, और लोगों से 25 रुपया लेता है और तुमसे 20 रुपया लेगा, उसमें क्या है? हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपया लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना लगेगा। कितना बताया कि भाई 10 दिन है और 20 रुपये है ना? तो मान लो कि एक दिन का कितना लगेगा, तो मतलब 2 रुपया लगेगा एक दिन का। तो उसने सोचा चलो चलो ये बात सही है, सोचा 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, तो रोजाना के 2 रुपये लगेंगे। कहा कि 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपया रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसे 3-4 ट्यूशन ने मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो गया। वो तो सोच में पड़ गए कि ऐसे 3-4 ट्यूशंस मिल गए तो 300 रुपये महीने में मिल जाएगा मुझे। तो अभी देखो खुद साइकिल सीखा नहीं, अभी ट्यूशन की बात कर रहा है। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। तो सोच रहे थे कि इतने 2-4 ट्यूशन मिल जाए तो 300 रुपये तो महीने मिलेगा। अभी उसने कहा क्या तिवारी जी, उसको बोल दो जाओ कि हम उसके पास साइकिल सीखेंगे, और खुद अंदर ही अंदर खुश हो रहे कि साइकिल यदि हम सीख गए तो क्या करेंगे, प्रशिक्षण विद्यालय खोलेंगे। प्रशिक्षण विद्या मतलब ट्रेनिंग स्कूल। उसने ऐसा सोचा कि मैं भी साइकिल सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, विद्यालय खोल दूंगा, उसमें तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे मुझे, हर महीने 300 से 400 रुपये मासिक हर मंथ में मिल जाएगा। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी,
उसने तो जाकर अपनी वाइफ को भी बता दिया कि देखो अब ये होने वाला है कि हम एक विद्यालय स्टार्ट करेंगे, उसमें हर मंथ को इतना मिलेगा। श्रीमती जी बोले पहले आप तो सीख लो फिर विद्यालय खोल देना। श्रीमती जी को तो पता है कि ये सीखने वाला है ना, उसने बोला पहले आप सीखो फिर विद्यालय का सोचो। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही नहीं सकोगे, दूसरों की सिखाना तो दूर की बात है। उसकी वाइफ ने कहा कि आप पहले सीखो, विद्यालय बाद में खोलना, और मुझे तो लगता है कि तुम सीख ही नहीं पाओगे, फिर विद्यालय कहाँ खुलेगा, पहले खुद तो सीखो। और विद्यालय को लेकर बैठ गए। हमने बिगड़ कर कहा यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। उसने कहा ये तुम्हारी बुरी आदत है कि हर काम में तुम टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम न सीख सकेंगे? कि हमसे बड़े बड़े लोग सीख रहे हैं उम्र में तो हम नहीं सीख पाएंगे, आराम से सीखेंगे। और पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगे? उसने कहा कि पहले तो हम देखते थे कि शायद नहीं सीखेंगे, ऐसा होगा, लेकिन अभी तुमने मुझे टोका है तो मैं अवश्य सीखूंगा। श्रीमती बोली मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ। यह साइकिल क्या चीज है? उसने क्या कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज सीख लो, साइकिल क्या मामूली चीज है। पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फाँक कर चले आओगे। ने कहा एक बार गिरोगे ना तब पता चलेगा, साइकिल वहीं छोड़ के चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने झांकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले यह तो 20 पर मानती ही न, बड़ी मुश्किल से मना है, पेशगी लेंगे। पेशगी मतलब अग्रिम। क्या लेंगे? पेशगी लेंगे। पेशगी अग्रिम मतलब एडवांस। उसने बोला कि एडवांस फीस लेंगे, ये तो मानते ही नहीं थे, मैं मान चले आया हूँ। कहते पीछे कोई नहीं देता, अरे भाई हम देंगे। दुनिया अल्लाह पूरी फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपये तो चीज ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। उसने बोला कि वो है ना एडवांस में फीस ले रहे, उसका कहना है कि बाद में कोई फीस नहीं देता है। तो बोले कि अरे भाई हम दे देंगे, हम ऐसे इंसान नहीं है। दुनिया लाख बुरी है फिर भी भले आदमियों से खाली तो नहीं है ना। और यह 20 रुपये में क्या चीज भी क्या है, 20 रुपये तो हम दे देंगे, पहले सीख ले तो दो। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले ले। नहीं भाई, फीस तो पहले ही चाहिए, और यदि आपने नहीं सिखाया तो नहीं सीखे तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाए तो। इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दो, बाजार से निकलना बंद कर दो, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल। उसने कहा कि चलो मैं 20 रुपये दे देता हूँ, लेकिन तुमने नहीं सिखाया तो पैसे वापस दूंगा। उसने कहा कि नहीं दिए तो। तिवारी बोलता है बीच में अरे क्या बोलते, ये तिवारी मर गया है, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, उसको बाजार में निकलना भारी हो जाएगा, फीस देकर कहीं भाग सकता है, देखता हूँ मैं। जब मैं विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब अपने फीस के रुपये
लाकर उस्ताद को भेंट कर दी और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उसी से साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आइए तो हर इनाम लेकर शुरू कर दे। उसने कहा कि भाई हमने सारी तैयारियां कर दी, पुराने कपड़े रख दिए हैं, मरहम के डब्बे रख दिए हैं, मिस्त्री जो उसके बाजू में रहते हैं उसकी साइकिल ले आए हैं। आप अर्ली मॉर्निंग आ जाना। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात करना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए बोला कि वहाँ जो लॉरेंस बाग है वहाँ पर जाकर हम सीखेंगे। तो वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं और गिरे तो कोई चोट भी लगे ऐसी वहाँ की भूमि है, नरम है। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। ऐसे सपने भी उसको तो आने लगे कि हम तो साइकिल चला रहे हैं, ये हो रहा है। अब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और लड़के ने चीख दिया। कई हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और शैतान लड़के पर, मगर क्या करें, दांत पीस कर मतलब गुस्सा करना रह गए, जैसे गुस्सा करके रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए और लोग उसी पर हंस रहे थे। पूरे जो उसके क्लोथ थे वो कैसे पहने थे, उल्टे। तो अब सब हंसेंगे ना। सिर मुड़ाते ही आले पड़े, यानी कि शुरू में ही रुकावट पड़ना। फिर और अचकन दोनों उल्टे पहने। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौटाए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। फर्स्ट डे ऐसे ही गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामी। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ भी आया तो उसको हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जिससे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ा दी, मतलब वो गिर गए। यानी कि ये सेकंड डे है वो भी ऐसे ही बिगड़ा। इस समय मेरे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहे या हट जाए। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है,
इसके सामने हम क्या चीजें, बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकती। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरी क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पाँव पर गिर गई और हमारे नाम दुहाई, बाजार बाजार का नाम है राम दुहाई, कि एक सिर से दूसरे सिर तक गूंजने लगे। उस्ताद रस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारे बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चले नहीं तो लहू जम जाएगा। इसी तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जब में हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस देखो और धीरज देखी। अब भी मैदान डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े पड़वाए, पर क्या मजा जो हार मान ली। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे। देखो अभी साइकिल चलाना सीख गई, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। साइकिल चलाना सीख, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण, महाविद्यालय और 300-400 रुपये मासिक तिवारी जी भी देखते रहेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। वो तो सोच रहे कि हम तो साइकिल सीख जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, प्रशिक्षण विद्यालय खोलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में भूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फसली पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते शुरू कर देते, साहब जरा बाएं तरफ बढ़ जाए। कुछ दूरी पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता। कोई सामने आ जाए तो एडवांस में बोल देते कि भाई बाइक साइड हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो डर ही लग जाता था। उस समय हमारे मन की जो दशा होती, जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाइक तरफ हो जाए वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएंगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं साइकिल पर तो सवार है। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते वो किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते हुए रह गए और हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दी। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा भाई तरफ, हम नहीं चलाने वाले हैं। तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक बात नहीं, घोड़ा भड़क गया। तांगे वाले को शरारत सूझी,
जो भी हो तांगा सामने आ गया, हमारे हाथ पैर फूल गए, जरा से हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे साइड में से निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आता कहाँ है उसको। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो हम अपने घर पे थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बांधी थी। हमें होश में आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्या अब क्या हाल है? मैं कहती न थी कि साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते न थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर लगा देता हूँ, यानी कि आरोप दोष लगाना, और अब साहब बच जाएंगे। कहाँ, यह सब तिवारी जी की शरारत है। लेखक ने सोचा कि चलो तिवारी जी के ऊपर डाल देता हूँ कि वो सामने मिला, मुझको रोका है, इसलिए मेरा ध्यान भटक गया, ऐसा बोल दिया तो सारा इल्जाम किसके ऊपर हो जाएगा? तिवारी जी पे, हम तो बच जाएंगे। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसको देना जो कुछ जानता न हो। उस टांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी कि चलो सैर कर आए और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद भी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। लेखक को लगा कि चलो कोई बहाना बना देता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा कि उस टांगे पे हम ही बैठे और कुछ उसके पास आंसर नहीं था। लेखक ने सोचा कि चलो अब साइकिल चलाना तो भूल ही जाना है। तब से लेकर आज तक उसने साइकिल का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे पता था कि हम साइकिल नहीं सीख पाए, इसीलिए उसने नहीं कहा। तो देखते हैं हम अभ्यास, बोलने की बारी और लिखने की बारी। तो अभ्यास में फर्स्ट है बोलने की बारी। देखते हैं लेखक के मन में कौन सी धारणा बैठ गई है। तो लेखक के मन में यह धारणा बैठ गई थी कि वे सब कुछ कर सकते हैं, परंतु न तो साइकिल चला सकते हैं और न ही हारमोनियम बजा सकते हैं। ये धारणा उसके मन में बैठ गई थी कि न साइकिल सीख सकते हैं और न हारमोनियम बजा सकते हैं। लेखक ने फटे पुराने कपड़े अपनी पत्नी को क्यों दिए? तो लेखक ने फटे पुराने कपड़े अपनी पत्नी को मरम्मत के लिए दिए, क्योंकि साइकिल चलाना सीखते समय जब वे साइकिल से गिरेंगे तो उनके कपड़े फट जाएंगे। लेखक स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए नए कपड़ों का नुकसान होने से बचना चाहते थे। लेखक के मन में साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का विचार क्यों आया? तो लेखक जब पता चला कि उस्ताद 10 दिन साइकिल चलाना सिखाने के 20 रुपये लेंगे, अर्थात 2 रुपये प्रतिदिन के, तो उनके मन में यह विचार आया कि साइकिल चलाना सीखकर वे एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल लेंगे और 300-400 रुपये महीना कमा लेंगे। साइकिल चलाते समय लेखक को क्या डर लगता था? लेखक को साइकिल चलाते समय डर इसीलिए लगता था कि कहीं वे साइकिल से गिरकर जख्मी न हो जाए और दूसरे उनका मजाक न उड़ाए। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने देखा बोलने के बारे। लिखने के बारे का फर्स्ट है, लेखक साइकिल चलाना क्यों सीखना चाहते थे? तो बेटे को साइकिल चलाना देखकर लेखक के मन में विचार आया कि क्या वे जमाने भर में फिसल के रह गए। सारी दुनिया साइकिल चलाना जानती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, बस केवल वे ही नहीं चला पाते।
इन्हीं कारण से लेखक ने मन में ठान लिया कि वे साइकिल चलाना जरूर सीखेंगे। तिवारी जी ने लेखक को क्या सलाह दी? तिवारी जी ने लेखक को सलाह दी कि इस अवस्था में उन्हें साइकिल नहीं सीखनी चाहिए। यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर अकड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं। साइकिल सीखने का पहला दिन मुफ्त में गया कैसे? तो लेखक पहले दिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया और लड़के ने चीख दी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर वे बाजार तक तो गए तो हर व्यक्ति उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि घबराहट में उन्होंने पैजामा और अचकन दोनों क्या पहन लिए थे? उल्टे पहन लिए थे। इसी प्रकार लेखक का पहला दिन मुफ्त में गया। फिर क्या हुआ? तो लेखक कैसे बेहोश हो गए? तो लेखक अपने रास्ते जा रहे थे, थोड़ी बाएं ओर से तांगा आ रहा था। अचानक घोड़ा भड़क गया तो तांगे वाले का शरारत सूझी कि तांगा उनके सामने आ गया। घबराहट के उनके हाथ पांव खुल गए और उन्हें हैंडल घुमाने का ख्याल भी न आया। साइकिल तांगे से टकरा गई और लेखक साइकिल से नीचे आकर बेहोश हो गए। यह चकमा उसको देना जो कुछ न जानता। लेखक की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? यह चकमा उसको देना जो कुछ जानता न हो। लेखक की पत्नी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि लेखक जिस तांगे से टकरा गए थे उसमें उनकी पत्नी और बच्चे थे। लेखक की पत्नी बच्चों को लेकर तांगे पर घुमाने निकली थी। इसी तरह लेखक की पोल खुल गई थी। निम्नलिखित कथन का आशय स्पष्ट करना है। मेरी मानो तो यह रोग न पालो, अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे। यह कथन तिवारी जी ने लेखक को कहा है क्योंकि लेखक बड़ी उम्र में साइकिल चलाना सीखना चाहते थे। तिवारी जी को लग रहा था कि कहीं इस अवस्था में उन्हें अधिक चोट न लगे। मैं तो चाहता हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, मैं तो चाहती हूँ। यह कथन लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा क्योंकि वे लेखक के स्वभाव से परिचित थे। उन्हें लगता था कि एक बार गिरने पर लेखक साइकिल रास्ते में ही फेंक कर चले आएंगे। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखो, अब भी मैदान में डटे रहे। मतलब लेखक ने कई बार गिरने जख्मी होने के बाद भी साइकिल सीखना नहीं छोड़ा। लेखक को कोई बार घुटनों में चोट लगी, कई बार उनके कपड़े फटे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साइकिल चलाना सीखते रहे। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। लेखक ने यह बात खुद से सोची क्योंकि अब जब उनके सामने तांगा आया तो उन्हें ख्याल भी नहीं आया कि उन्हें हैंडल घुमा कर दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे हमने लिखने की बारी, बोलने की बारी की देखी। अब एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू में मैं आपको आंसर बताता हूँ। फर्स्ट है, जब किसी को साइकिल चलाते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तो उसमें आंसर है ग, अपने ऊपर दया आती है। तो याद रखना है, फर्स्ट में आएगा ग। सेकंड है, हम चाहते थे कि घर में किसी को कान खबर न हो और आंसर है ग, हम साइकिल सवार बन जाए। थर्ड है, हमने तिवारी जी को चेतावनी दी कि बाएं तरफ हट जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी, मतलब क। तो ये बात यहाँ पे एमसीक्यू की हो गई। तो आपको याद रखना है कि
लिखने की बारी, बोलने की बारी, ये सब आंसर हमारे फेसबुक में लिखना है, सोचकर बताने की बारी। और एमसीक्यू वो भी हम फेसबुक में लिखना है। पठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और पैराग्राफ के अंदर ही आपको आंसर ढूंढकर रख देना है कि लेखक किस तरह के सोच विचार में डूब गए थे। तो हैंडल पकड़कर चलने पर लेखक को लगा कि जैसे साइकिल उनके सीने पर ही चढ़े आ रही है। ऐसे में वे यह सोचने लगे कि साइकिल चलाया जाए कि नहीं। लेखक ने लोहे का घोड़ा किसे कहा है? तो लेखक ने लोहे का घोड़ा साइकिल को कहा है। साइकिल लेखक के पांव पर कैसे गिरी? साइकिल का हैंडल पकड़कर लेखक को लगा कि साइकिल उनके सीने पर ही चढ़ी आ रही। ऐसे में लेखक ने साइकिल छोड़ दी और वह पूरे जोर से उनके पांव पर आ गई। तो ये बात यहाँ पे हुई। अब हम देखते हैं भाषा संसार। भाषा संसार का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन है उसमें। तो देखते क्वेश्चन नंबर 1। हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीदे। मतलब कारण, वाक्य का कारक कौन है? तो यहाँ लिखना है करण कारक। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। अधिकरण कारक। हमने किसी तरह साइकिल को संभाला। कर्म कारक। हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। अपादान कारक। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं। मतलब संप्रदान कारक। तो यहाँ देखो निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण शब्द बनाए। तो देखो दया तो दयालु, लज्जा तो लज्जालु, शर्म तो शर्मीला, क्रोध तो क्रोधी, रोग तो रोगीला, सहायता तो सहायक, श्रद्धा तो श्रद्धालु और साहस तो है साहसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे हमारे समाप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है उचित शब्द द्वारा वाक्य जोड़िए, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फिलिंग द ब्लैंक। हम बचपन से ही साइकिल सीख नहीं पाए। तो इसमें क्योंकि हम बचपन से ही साइकिल सीख नहीं पाए क्योंकि किसी ने सिखा ही नहीं थी। अपने पुत्र को देखा और हमारे मन में भी यह इच्छा जाग गई। हम मास्टर जी को पेशगी रुपए देंगे तो वे हमें साइकिल चलाना सिखाएंगे। साइकिल से गिरने पर चोट लग सकती है, इसीलिए हमने पहले ही उसके उपाय का इंतजाम कर दिया है। हमने सोच लिया या तो हम साइकिल चलाना सीखेंगे या हारमोनियम बजाना। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ से मैं वाक्य प्रयोग बोलता हूँ। फूले न समाना मतलब है अत्यंत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर अनिकेत फूला न समाया। दिल पसीजना यानी कि दया आना। बीमार बुढ़िया को काम करते देखकर पड़ोसियों को दिल पसीज गया। कानों कान खबर न होना, बिल्कुल खबर न होना। विनय ने विवाह भी कर लिया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य आरंभ करने ही रुकावट शुरू हो जाना। शर्मा जी ने जैसे ही शेयर बाजार में पैसे लगाए वैसे ही शेयर बाजार में मंदी आ गई। इससे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जान में जान आना, मन को चैन मिलना। 2 घंटे से पुलकित का इंतजार हो रहा था, उसे सही सलामत देखकर सभी की जान में जान आ गई।
प्राण सूख जाना, डर जाना। बेटा कार दुर्घटना में घायल हो गया, यह सुनकर शर्मा जी के प्राण सूख गए। क्रिया विशेषण के भेद दिखने हैं तो यहाँ पे दिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5, हमने जरा रोब से कहा तो रीतिवाचक। बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे तो स्थानवाचक। चोट कम लगेंगी तो परिमाणवाचक। घर से अभी निकले ही थे कालवाचक। साइकिल जोर से हमारे पाँव पर गिरी तो रीतिवाचक। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त होता है। भाषा संसार हम जैसे टेक्स्ट बुक में लिखते वैसे लिखना, और क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और शब्दार्थ ये जो है वो आपको वेब बुक में लिखना है। ओके, आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए और इसके साथ ही ये हमारे टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। ओके, तो आप सब फेयर बुक रेडी कर देना, तो ये चैप्टर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।